ओके, सो आपने अपनी फ्राइडे की रेसिटेशन में ओपन सीवी में कैमरा कैलिब्रेट करना सीखा होगा. इज दैट करेक्ट? यस सर. आपकी रेसिटेशन में जो टेस्ट था उसमें आपने कुछ कैलिब्रेशन इमेजेस खुद लेनी थी और उनकी बेस पे कैलिब्रेट. सो आपसे टेस्ट हो गया था. वर यू एबल टू ऑब्टेन अ 3x4 कैमरा मैट्रिक्स? यस सर. और हाउ डू यू नो कि वो ठीक था? यानी कोई भी 3x4 मैट्रिक्स आ सकता था. सो क्या आपकी ठीक कैलिब्रेशन हो गई थी? इसका आपको आइडिया है या नहीं आइडिया? सर मैं बस मैट्रिक्स फाइंड करके ना उसके आगे नहीं था किया था. ठीक है, क्योंकि वो हमने थ्योरी में चीजें भी पढ़ी थी, तो मैंने कहा था कि आप ये पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट वीक इसका कंप्लीट हम करेंगे. ठीक है, ग्रेट. सो इट्स गुड कि आपने ओपन सीवी में कैमरा कैलिब्रेशन प्रैक्टिकली देख लिए. आज हम उसकी थ्योरी करेंगे. पहले रिकॉल कर लेते हैं कि कैमरा मैट्रिक्स की डीकम्पोजिशन कैसी होती है. कैमरा मैट्रिक्स खुद क्या था? कैमरा मैट्रिक्स a camera matrix was just a 3x4 matrix जो एक वर्ल्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम में रिप्रेजेंटेड पॉइंट एक्स वाई जी उसको होमोजेनाइज कर दें. इसकी होमोजेनाइज रिप्रेजेंटेशन को मैप कर देता था पिक्सल की होमोजेनाइज रिप्रेजेंटेशन पे UVW. और अगर इस मैट्रिक्स को हम खोल के देखें तो इसके अंदर 3 मैट्रिसेस थे. एक इंट्रिंसिक मैट्रिक्स था जिसके अंदर कैमरा के इंटरनल पैरामीटर्स पड़े थे. फिर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स था और एक एक्सट्रिंसिक मैट्रिक्स था. इसके अंदर कैमरा के एक्सटर्नल पैरामीटर्स पड़े थे, यानी कैमरा दुनिया में किस तरह से प्लेस हुआ था, किस तरह से रोटेटेड था और वर्ल्ड के ओरिजिन के हिसाब से कितना ट्रांसलेटेड था. सो ये उसकी डीकम्पोजिशन थी, इंट्रिंसिक, प्रोजेक्शन, एक्सट्रिंसिक. एंड यू कैन सी कि इसमें जो रोटेशन मैट्रिक्स है असल में उसमें जो एक्स वाई और जी एक्सिस के अराउंड जो रोटेशंस होती हैं तो दे आर जस्ट 3 एंगल्स. तो 3 रोटेशन पैरामीटर्स थे, 3 ट्रांसलेशन पैरामीटर्स थे और 5 इंट्रिंसिक पैरामीटर्स थे. तो दैट्स 11 इन ऑल. और डिग्री ऑफ फ्रीडम होमोजेनस स्पेस में 12 नंबर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 होगी बिकॉज 1 इज़ फ्री स्केलिंग पैरामीटर. जो प्रोजेक्शन इक्वेशन है ये मैंने दोबारा वही इक्वेशन लिखी जो मैंने पहले लिखी थी, लेकिन अब मैं कुछ नाम देने लगा हूँ. जो मेरा इंट्रिंसिक मैट्रिक्स है उसको मैं K का नाम देने लगा हूँ. सो K एक 3x3 का इंट्रिंसिक मैट्रिक्स है. ठीक है. और मेरा जो रोटेशन मैट्रिक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं R का नाम देने लगा हूँ. 3x3 मैट्रिक्स है. और जो मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर है थ्री बाई वन का, उसको मैं T का नाम देने लगा. सो दैट्स अ वेक्टर. ठीक है जी. आप नोट करें कि इस पूरी प्रोजेक्शन इक्वेशन में और कोई पैरामीटर्स हैं नहीं. सारे पैरामीटर्स पे मैंने कलर कर दिया है. 5 पैरामीटर्स थे इधर. प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जिस तरह का मैंने बनाया इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं थे. रोटेशन के पैरामीटर्स थे, ट्रांसलेशन के पैरामीटर्स थे. सो जितने भी मेरे पैरामीटर्स हैं जो एक्चुअल काम कर रहे हैं दे आर कवर्ड इन दीज 3 कलर्स और इन दीज 3 मैट्रिसेस K, R एंड T. जिस तरह से मैंने ये R और T को इस तरह प्लेस किया हुआ, इसको आपने नोटेशन देख ली होगी.
कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें पहले एक 3x3 R पड़ा है और फिर एक 3x1 का T पड़ा है. दिस मेक्स इट 3x4 मैट्रिक्स. अच्छा, एक मैंने यहाँ पे गलती की हुई है विच आई हैव जस्ट फाउंड आउट. मुझे ये जो अंडर ब्रेस लगाई है मैंने, ये यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए. ठीक है, लेट मी रिमूव दिस. ठीक है, क्योंकि ये तो 4x4 है जिस पे अंडर ब्रेस लगी हुई है. ये जिसको मैं आर टी मैट्रिक्स कह रहा हूं, दैट्स दिस वन. इज दिस क्लियर? 3x4 होगा ये. 3x3 ये खुद है और 3x1 ये है, तो ओवरऑल 3x4. ग्रेट. ओके. अच्छा, अगर मैंने ये मैट्रिसेस इस तरह से लिख लिए हैं, इसका मतलब है, आई होप आपको ये इजी लगेगा कि अगर होमोजेनाइज्ड एक पॉइंट है मेरे पास m टिल्डा, तो सबसे पहले आप उस m टिल्डा को r और t से मल्टीप्लाई करते हैं. यानी उसके जो या सबसे पहले ये आर टी से मल्टीप्लाई होगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ. ठीक है, यानी ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, और आप ये इसको ना करके वेरीफाई कर लीजिएगा. परफॉर्म दिस कंप्यूटेशन एंड वेरीफाई कि हाँ ये वही एम टिल्डा आ जाएगा UVW जो इसने करना था ऊपर. एग्जैक्टली वही काम यहाँ हो रहा होगा, पर यहाँ पे मैंने बस ये एक्स्ट्रा चीज़ें ख़त्म कर दी हैं. के, आर और टी की टर्म्स में चीज़ों को लिख दिया. और जिस तरह से ये लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिटन एज के इंटू आर एम प्लस टी. देखिए ये आर और नोटिस के यहाँ एम टिल्डा था, यहाँ होमोजेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन थी, और यहाँ पे नॉन होमोजेनस है, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जी. और नोटिस के एक्स वाई जी ने किससे मल्टीप्लाई होना था? R11 ने x से, R12 ने y से, R13 ने z से. तो ये जो x y z हैं ये तो ये ग्रीन वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होंगे, और जो 1 है ये ब्लू वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी t जो है प्लस होके आ रहा होगा. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि जो नॉन होमोजेनस चीज़ें थी x y z वो r से मल्टीप्लाई होती थी, और जो t थे वो प्लस होके आ रहा था t के कंपोनेंट्स. और बाद में जो भी ये आती थी चीज़, इसका साइज देख लेते हैं. साइज क्या बनता है? m 3x1 था, r 3x3 था, so you get 3x1. t was 3x1, so प्लस हो सकता था. तो जो भी अंदर चीज़ है ये 3x1 है और k 3x3 था, and so the answer is 3x1. और m टिल्डा होमोजेनस स्पेस में 3x1 ही है. यू कैन सी u, v एंड w. सही, u, v एंड w 3x1. सो मैंने ये पूरी प्रोजेक्शन इक्वेशन सिंपल फॉर्म में शो कर दी है, k r m प्लस t. नाउ यू कैन ऑल्सो नोटिस हियर कि व्हाट वी हैव डन इज हमने P को इससे रिप्लेस किया. Isn't that what we've done? आपकी प्रोजेक्शन इक्वेशन थी m टिल्डा इक्वल्स P इंटू m टिल्डा. वेल मैंने P ऐसे लिख दिया K R T. ठीक है, और ये आखिरी बुलेट में मैं यही कह रहा हूँ कि ऑल वीव डन इज कि अपने 3x4 कैमरा मैट्रिक्स को k इंटू आर टी इस तरह लिख दिया है. आप वेरीफाई कर लें, इसका साइज 3x4 ही होगा. p का साइज 3x4 है, इसका साइज भी 3x4 होगा. एनी क्वेश्चन सो फार? अब मैं
अगली स्लाइड्स पे जहाँ भी पी मैट्रिक्स से तस्वीरें खींच रहा हूँगा उसको मैं रिप्लेस कर दूँगा के इंटू आर टी, इससे रिप्लेस कर दूँगा। सो ये अपने जेहन में रखिएगा के आर टी। ओके, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो कैमरा सेंटर है सी, पिन होल जिसे कहते हैं, जहाँ पे लेंस पड़ी है, लेंस का सेंटर, वो कैमरा मैट्रिक्स का नल वेक्टर होता है। यानी P इंटू सी की होमोजेनाइज रिप्रेजेंटेशन इक्वल्स ज़ीरो वेक्टर, ये वेक्टर है बोल्ड में लिखा हुआ है। ये वही बात है कि कैमरा अपनी तस्वीर नहीं खींच सकता, आंख अपने आप को नहीं देख सकती। सो जब कैमरे ने अपने सेंटर की तस्वीर खींची तो एक ऐसा पॉइंट आ गया जो होमोजेनस स्पेस में लाई नहीं करता, विच मीन्स कैमरा अपनी तस्वीर नहीं खींच सकता। सो और या अगर मैथमेटिकली कहें तो C इज़ द नल वेक्टर ऑफ P, क्योंकि वो ज़ीरो पे मैप होता है। ओके, इफ़ दिस इज़ ट्रू दैट P इंटू सी इक्वल्स ज़ीरो वेक्टर, P को रिप्लेस कर दिया KRT से, सो आई गेट KRT इंटू सी इक्वल ज़ीरो। यहाँ पर C की होमोजेनाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पे उसकी नॉन होमोजेनस रिप्रेजेंटेशन है। और वो इसलिए क्योंकि जब हम KRT लिखते हैं हम इसको नॉन होमोजेनस स्पेस में काम कर सकते हैं। एनीवेज KRT C इक्वल ज़ीरो, विच मीन्स K इंटू R इंटू C। वेट, ये क्या हुआ? K वेट, आई थिंक ये होमोजेनस होना ज़रूरी था। आई मेड मिस्टेक, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। दिस है, बल्कि मैं रेड में करता हूँ जस्ट सो दैट यू नो, दिस इज़ होमोजेनस, ये होमोजेनस है, ठीक है। और उसका जो नॉन होमोजेनियस पार्ट है वो R से मल्टीप्लाई होगा और जो 1 अपेंड किया था वो T से मल्टीप्लाई होगा। आप लोग मेरे साथ हैं? मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? Yes, sir, clear. क्लियर है? ओके, सो यू विल गेट K, सो K तो बाहर रहा, आर सी प्लस टी आ जाएगा, आर सी प्लस टी, और उसमें आर सी जो है वो उसका नॉन होमोजेनस पार्ट है, और प्लस टी हो जाएगा। अब K दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई गेट दिस इक्वेशन, और फ्रॉम दिस इक्वेशन यू गेट C इक्वल्स माइनस आर इनवर्स इंटू टी। असल में क्या आप लोग यहां तक पहुंच सकते हैं? C इक्वल्स माइनस आर इनवर्स इंटू टी, ये मैंने ट्रांसपोज लिखा हुआ है, असल में इनवर्स होना चाहिए, पर आप लोग वहां पहुंच गए। C इक्वल्स माइनस आर इनवर्स इंटू टी। यस सर। अब वो इनवर्स को मैंने ट्रांसपोज क्यों लिख दिया? क्योंकि रोटेशन मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल होते हैं। कोई भी रोटेशन मैट्रिक्स ले लें आप, अगर आप R इंटू आर ट्रांसपोज करेंगे ना तो आइडेंटिटी आ जाएगी। कोई भी रोटेशन 2D में उठा लें, 3D में कर लें, जितनी भी डिमेंशंस में, अगर वो रोटेशन मैट्रिक्स है, R इंटू आर ट्रांसपोज गिव्स यू आइडेंटिटी, विच मीन्स कि जब भी किसी मैट्रिक्स से आप एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें जो आइडेंटिटी दे दे, इसका मतलब वो उसका इन्वर्स था। आइडेंटिटी तो इधर से आती है, R इंटू आर इनवर्स, लेकिन अगर उसके ट्रांसपोज से ही आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब है R इनवर्स और R ट्रांसपोज बराबर हैं। और रोटेशन मैट्रिसेस में ये क्वालिटी होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, इन्हें ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। सो इसलिए मैंने R इनवर्स को R ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ट्रांसपोज करना ज़्यादा आसान है, इट्स अ चीप ऑपरेशन, इनवर्स ज़रा सा एक्सपेंसिव ऑपरेशन। एनी कन्फ्यूजन्स, एनी क्वेश्चंस? नो सर, क्लियर। राइट, आगे चलते हैं। पता क्या चला? पता ये चला कि अगर आपके पास कैमरा मैट्रिक्स था और अगर वो इस तरह से डिकम्पोज भी हुआ था कि आपको अपने कैमरा मैट्रिक्स में आर का भी पता था कि रोटेशन क्या थी और ट्रांसलेशन का भी पता था,
तो फिर आप कैमरा सेंटर की एक्चुअल 3D में लोकेशन मालूम कर सकते हैं। एक तो तरीका था नल वेक्टर निकाल के कर लें, दूसरा तरीका है कि अगर ये एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स आपके पास मौजूद हैं, ये एक्सट्रिंसिक है ना, इनमें इंट्रिंसिक तो है ही नहीं, इंट्रिंसिक तो के में पड़े थे, ये एक्सट्रिंसिक मैट्रिक्स इनसे बनता था। इफ़ यू हैव द एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स, यानी कैमरा इस तरह से कैलिब्रेटेड है, आपके पास ये डीकम्पोजिशन मौजूद है कि आर ये था, टी ये था, तो फिर आप कैमरा सेंटर डायरेक्टली इधर से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। कैमरा कैलिब्रेशन क्या चीज़ है? कैमरा कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द 12 वैल्यूज ऑफ पी, वो जो 3/4 कैमरा मैट्रिक्स था। ये 12 वैल्यूज फाइंड करने के लिए देयर आर अदर मेथड्स एज वेल, बट हम जो मेथड यूज़ करेंगे इस लेक्चर में वो है कि हम एक चेकर बोर्ड लेंगे, जिस तरह चेस का बोर्ड होता है या चेकर्स का बोर्ड होता है। सो वी कैन यूज अ चेकर बोर्ड ऑफ नोन साइज एंड स्ट्रक्चर। साइज शायद इतना ज़रूरी ना हो, स्ट्रक्चर ज़रूरी है। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे ये जो तस्वीरें हैं, इनकी ज़रा डिटेल अगर हम देखें तो पीछे एक वुडन बोर्ड है, एक वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर ये चेस का बोर्ड, चेकर बोर्ड या तो ड्रॉ किया होगा या पेज को प्रिंट करके इस पर पेस्ट कर दिया गया होगा बिल्कुल फ्लैट, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट ये पीस रहे। ठीक है, सो इट्स अ चेकर बोर्ड ड्रॉन और पेस्टेड ऑन अ और प्रिंटेड ऑन अ हार्ड फ्लैट सरफेस। ठीक है, प्लेनर सरफेस। और अगर आप इस चेकर बोर्ड के किसी भी एक पॉइंट को कह दें कि ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा 0,0,0, ये मेरे वर्ल्ड का ओरिजिन है। ठीक है, किसी एक कोने को आप कह देते हैं, किसी भी कॉर्नर को, किसी भी जगह को, कि ये मेरे वर्ल्ड का ओरिजिन है। अगर ये आपके वर्ल्ड का ओरिजिन है तो इफ़ यू गो 1 स्क्वायर इन द एक्स डायरेक्शन, आप इसको कह सकते हैं ये मेरे यूनिट्स में 1 यूनिट आगे चला गया। इफ़ यू गो 1 स्क्वायर फर्दर, या आप 2,0 पे चले गए हैं, अब आप 3,0, 4,0, 5, इसी तरह वाई डायरेक्शन। सो आपके पास एक वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया जिसके यूनिट्स क्या थे, जिसके यूनिट्स थे स्क्वायर्स। 1 स्क्वायर इन एक्स, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स इन एक्स, दिस पॉइंट वुड बी 2,2, 2 स्क्वायर्स इन एक्स एंड 2 स्क्वायर्स इन वाई। ठीक है, इसलिए उसका साइज, एक्चुअल साइज मालूम होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये डिमेंशंस भी मौजूद हैं कि एक स्क्वायर का इंचेस में कितना साइज था, तो आप इंचेस में मेजर कर लें। दिस पॉइंट विल बी few inches, 0. This point will be I don't know, k inches, k inches, क्योंकि ये 2,2 पे था। ठीक है, सो डू यू गेट दिस आइडिया कि मेरे पास दुनिया में एक ओरिजिन आ गया और दुनिया में पॉइंट्स को उनकी लोकेशंस दुनिया में मुझे मालूम है। डू यू एग्री विद दिस? Yes. इसमें एक बात मिसिंग है कि ये तो अभी भी मैं 2D में बैठा हूँ, क्योंकि एक्स वाई प्लेन तो 2 डिमेंशनल है, असल में तो बोर्ड 3D में पड़ा है। और बोर्ड के जो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है उसको मैं Z एक्सिस कह रहा हूँ। मेरे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो इस एक्स वाई प्लेन पे हैं। ठीक है, वो दुनिया में है, लेकिन असल में एक प्लेन पे लाई करते हैं, इसेंशली वो 2D में है। ठीक है, तो जो भी इस प्लेन पे पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला, अगर मेरे यूनिट्स जो हैं वो स्क्वायर्स हैं, तो दिस पॉइंट इज 2,2,0 बिकॉज ऑल पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन हैव z equals 0. इज दैट क्लियर एज वेल? Yes. ग्रेट। अब हम करते क्या है, हम इस तरह की कई तस्वीरें ले लेते हैं। एक तस्वीर, फिर उसी चेकर बोर्ड वाले प्लेन को थोड़ा रोटेट किया, 3D में रोटेट किया, एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई के अराउंड, जी के अराउंड, इस तरह रोटेट करके उसकी कई तस्वीरें ले लें। यहाँ सिर्फ 4 शो हुई हुई हैं, और आइडियली आप 10, 12, 13, 20 जितनी ज़्यादा लें उतना अच्छा है। ठीक है, बहुत सारी तस्वीरें ले लेते हैं। ओके,
अब थोड़ी इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है और मैं होमोजेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ उसकी, लेकिन ये पॉइंट चेकर बोर्ड के ऊपर है। अगर ये चेकर बोर्ड के ऊपर है, मुझे बताएं इसका एक्स वाई तो कुछ होगा, जी क्या होगा इस पॉइंट का? 0। जी इक्वल 0 होगा, ठीक है। अच्छा, उसकी अब मैं तस्वीर देख रहा हूँ। हमें तो तस्वीरें जब नज़र आती हैं किसी भी पॉइंट के, हमारे पास तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, पिक्सल कोऑर्डिनेट्स होमोजेनाइज्ड। ये देखते हैं कि इनकी तस्वीर, ये तस्वीर कैसे बनती है, एम टिल्डा कैसे आता है मेरे पास। प्रोजेक्शन इक्वेशंस में जाते हैं। ये अगर आप देखें कि मैंने क्या किया, ये असल में इंट्रिंसिक मैट्रिक्स 3/3 था, और ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है ऊपर, ये 3/4 है। ये मैंने क्या किया है, मैंने इंट्रिंसिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया प्रोजेक्शन वाले से। अगर आप ये कर देंगे, यू विल नोटिस कि आपके पास के एज इट इज आ जाएगा 3/3 और एक कॉलम ऑफ जीरोस आ जाएगा। सो ये प्रोजेक्शन इक्वेशन ही लिखी हुई है, यही प्रोजेक्शन इक्वेशन लिखी हुई है। मैंने बस इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 3/3 इंटू 3/4। 3/4 का मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके एंड पे जीरोस होंगे, और ये चूंकि आइडेंटिटी थे, ये के एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो मैंने ये तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ 3/3 का आर था, 3/1 का टी था, नीचे 0 0 0 1 थे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ हैं, ये तो वही पुराना काम हो रहा है, राइट। फ़र्क कहाँ डलता है? फ़र्क यहाँ डलता है कि अब जो मेरा पॉइंट आया था जो कि चेकर बोर्ड पे था, उसका कुछ एक्स होगा वर्ल्ड में, या मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड, लेकिन चूंकि चेकर बोर्ड पे लाई करता है तो ये 0 होगा, बाकी 1 आ गया होमोजेनाइज। अगर यहाँ पे 0 आपके पास आ गया है, रिमेंबर कि ये जो थर्ड प्लेस पे 0 है, एक्स वाई जी किससे मल्टीप्लाई होते थे, आर से कि टी से? आर से। तो इसको ज़रा लेके चलते हैं। असल में x जो है वो r के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता था, y r के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होता था, z r के तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होता था, और 1 t वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होता था। सो ये z इक्वल 0 जो है, ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होना था r के। थर्ड कॉलम ऑफ r is now going to be multiplied by 0, is going to be removed, ठीक है। सो चूंकि यहाँ पे 0 आ गया, ये पूरी की पूरी जो प्रोजेक्शन का प्रोसेस है, इट कैन बी रिटन एज के जैसा था आ गया। R1 R2 नोटिस R3 मैंने नहीं लिखा बिकॉज वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाना है, और यहाँ पे x y और मैंने z लिखा ही नहीं क्योंकि वो 0 है, उसने R3 को कैंसिल करना था, मैंने सब कुछ कर दिया है। और मैं सिर्फ ये अब कह रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट आपके पास u v w ये पूरा काम करने से आना था, वही रिज़ल्ट u v w आपके पास k R1 R2 R3 को बाहर फेंक दें, t को ऐसे लिख दें, x y z को बाहर फेंक दें, वो 0 है, और 1 लिख दें, ठीक है। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये एंड डू दिस, ठीक है, वेरीफाई कि ये वाकई ऐसे लिखा जा सकता है। सो अस्यूमिंग कि आप वेरीफाई कर लेंगे, असल बात पे आते हैं कि हमें मिला क्या है। लेट्स लुक एट द साइजेस। यू वी, ये जो एम टिल्डा है, ये कौन सी स्पेस में लाई करता है? 3/1 इसका साइज है। कौन सी स्पेस का वेक्टर है? एनीवन? एनीवन? ये रियल वर्ल्ड का पॉइंट है। यूवी रियल वर्ल्ड का पॉइंट है। ये कौन सी इक्वेशन चल रही है इफरान? ये कौन सी इक्वेशन थी? ये सारा प्रोसेस क्या था? जी इफरान।
सही ये ना लास्ट लेक्चर की एक स्लाइड्स भी नहीं थी, मैं उसको रिवाइज भी नहीं कर सका उसको। ओके, लेकिन ये अभी तो हमने पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर, इसलिए मैंने रिवाइज करवा दिया। ये कौन सा प्रोसेस है? एक प्रोजेक्शन का प्रोसेस है। प्रोजेक्शन? किसकी प्रोजेक्शन? एक्स वाई सी जो हमारा होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में पॉइंट है। किसका? वर्ल्ड का? कैमरे का? किसका है ये? इमेज का? ये इमेज का है। ये इमेज का पॉइंट है, उसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया किस पे? देखें, वर्ल्ड का पॉइंट होता है, वर्ल्ड का पॉइंट प्रोजेक्ट होता है इमेज पे। दैट्स हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड, इजंट इट? यस, वर्ल्ड का पॉइंट है। ये सारी जो प्रोजेक्शन की ज्योमेट्री है जिसको हमने के, आर और टी में डिकम्पोज कर दी, हम कह रहे हैं कि ये वो सारा काम है जिससे एक दुनिया में 3D का पॉइंट 2D के पॉइंट पे मैप हो जाता है। तो ये जो दुनिया का पॉइंट था ये P3 में लाई करता है, यानी होमोजेनस स्पेस लेकिन 3D वाली, उसमें 4 नंबर होते हैं, और ये इमेज पे प्रोजेक्ट करता है जो कि 2D होती है, और प्रोजेक्टिव स्पेस है 2D की, उसमें 3 नंबर। ठीक? यस सर, ओके। ओके, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ भी हमने यही किया था कि ये तो P3 का पॉइंट था जो कि P2 पे प्रोजेक्ट होता, लेकिन ये कौन सी स्पेस का पॉइंट है? इसमें नंबर कितने हैं? दिस हैज टू बी P2। इसमें 3 नंबर्स हैं, 3/1 है। ये हुआ क्या है कि जिस तरह जो मैंने शुरू में बात की थी ना, कि मैं कह तो रहा हूं कि मेरे पास दुनिया के पॉइंट्स हैं चेकर बोर्ड पे, इतने स्क्वायर्स एक्स में, इतने स्क्वायर वाई में, लेकिन जी उसका 0 है, विच मीन्स कि इसेंशली तो मैं 2D में ही काम कर रहा था। ठीक है, बोर्ड 3D का था, लेकिन इसेंशली मैं उसी प्लेन के ऊपर पॉइंट्स ला रहा था, तो इसेंशली 2D पे था। तो अब मैं वापस उस 2D में आता हूँ जो असल है, कि मेरे पास बोर्ड के ऊपर अगर उसको मैं 2D प्लेन देखूं, और इमेज का जो प्लेन होता है वो भी एक 2D प्लेन है, तो एक 2 डिमेंशनल प्लेन से 2 डिमेंशनल प्लेन की मैपिंग, एक प्लेन से दूसरे प्लेन की मैपिंग, वो मैपिंग ये चीज़ है कि इंटू R1 R2T। इसका साइज देखते हैं, बल्कि आप लोग मुझे इसका साइज बता सकते हैं क्विकली? R1 का साइज, रोटेशन मैट्रिक्स का पहला कॉलम था R1, रोटेशन मैट्रिक्स का साइज 3/3 था। 3/1। R2 3/1, T 3/1, पूरा मैट्रिक्स का साइज क्विकली 3/3। K का साइज नोप, ये K डिफाइन किया था पर्पल में, इंट्रिंसिक मैट्रिक्स 3/3। 3/3 मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट का साइज 3/3। एनी इन्वर्टेबल, कीवर्ड इन्वर्टेबल, एनी इन्वर्टेबल 3/3 मैट्रिक्स, जो वो तो P2 से P2 की मैपिंग है, वो 3 नंबर्स को उठाता है और 3 नंबर्स पे मैप कर देता है, यानी वो P2 से P2 की मैपिंग है। इसे होमोग्राफी कहते हैं। एनी इन्वर्टेबल 3/3 मैट्रिक्स इज अ होमोग्राफी। एग्रीड? यस। आप में से कितने लोगों ने होमोग्राफी वाला लेक्चर रिवाइज किया था, एज आई रिक्वेस्टेड लास्ट एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर? ऑनेस्ट आंसर। सो योर साइलेंस मीन्स किसी ने भी नहीं देखा होमोग्राफी का लेक्चर? आई आस्क यू कि वो एक डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्म था उसके अंदर, वो आप पढ़ के आइएगा। स्ट्रांगली रिकमेंडेड था पिछले लेक्चर में, स्ट्रांगली रिकमेंडेड।
एनीवेज, कोई भी 3 नंबर्स से किसी और 3 नंबर्स की जो मैपिंग है प्रोजेक्टिव स्पेस में, उसे होमोग्राफी कहते हैं। वो एक 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। मुझे पता क्या चला है, मुझे पता ये चला है कि जिसको आप इमेज का पॉइंट कहते थे UVW, यानी इमेज में जहां आपको चेकर बोर्ड का कोई कॉर्नर नज़र आ रहा है, M सब आयत कॉर्नर, दैट कैन बी obtained as a homography applied on the world point, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे अगेन आई थिंक रोटेशन अच्छी नहीं है, इनफैक्ट आई वुड से इनकरेक्ट है, रोटेशन इनकरेक्ट है। यहाँ पे मैं डबल टिल्डा डाल देता हूँ। क्यों डबल टिल्डा क्यों डाला होगा मैंने? एम का साइज़ क्या है? एम टिल्डा का साइज़ क्या होता है? सिर्फ एक टिल्डा वाला। इसका साइज़ क्या है? 4/1, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन ये जब मैं होमोग्राफी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनमें तो जी वाली कंपोनेंट को निकाल दिया है मैंने। सो इसका जो साइज़ था ये तो 3/1 था। लेकिन ये होमोजेनस में मैं अभी भी रहा हूँ, P2 में चला गया हूँ, और ये होमोग्राफी P2 पे अप्लाई होती है और P2 का रिजल्ट देती है। इसलिए मैंने टिल्डा भी रखा है, लेकिन ये वो वाला टिल्डा नहीं है, ये P3 का पॉइंट नहीं रहा, ये P2 में चला गया। z=0 मैंने ख़त्म कर दिया। कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने आप लोगों को? ओके। अच्छा, मुझे अब इतना पता लग गया है कि जब आप मुझे चेकर बोर्ड की कोई इमेज दिखाएंगे और उस इमेज में आप मुझे कहेंगे कि ये वाला कॉर्नर उसके ये पिक्सल लोकेशन बनती है, और दुनिया के हिसाब से उसकी थी 2 स्क्वायर्स एक्स डायरेक्शन में, 5 स्क्वायर्स वाई डायरेक्शन में, तो ये 2 और 5 लिखा होगा मैंने। अगर मेरा यूनिट स्क्वायर्स ही है तो मेरा ये जो एम टिल्डा है, मैं एक एम टिल्डा बना देता हूँ। डबल वाला, ये फॉर एग्जांपल इस तरह का हो सकता है, 2 स्क्वायर्स एक्स डायरेक्शन में, 5 स्क्वायर्स वाई डायरेक्शन में, z0 है, मैंने ख़त्म कर दिया और होमोजेनाइज कर दिया, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पिक्सल लोकेशन थी कि ये 2,5 वाला कॉर्नर इमेज में कहाँ पे नज़र आया, वो कोई पिक्सल लोकेशन होती होगी, लेट्स से आई डोंट नो, पिक्सल 233,417, और वो भी होमोजेनाइज की। मेरे साथ हैं आप लोग? ओके। अच्छा, अब फर्ज करें मेरे पास ये एक आयत कॉरस्पॉन्डेंस थी, मैंने ये होमोग्राफी निकालनी है। असल में होमोग्राफी में कितने पैरामीटर्स हैं? 9, 3x3 का मैट्रिक्स है। लेकिन मैं होमोजेनस स्पेस में हूँ तो 8 चाहिए असल में, 1 फ्री स्केलिंग पैरामीटर। 1 कॉरस्पॉन्डेंस विल गिव मी 2 इक्वेशंस। ये हमने वो DLT वाले जो लेक्चर्स है ना होमोग्राफी वाला, उसमें किया था कि 1 कॉरस्पॉन्डेंस विल गिव यू 2 इक्वेशंस या 2 कंस्ट्रेंट्स। सो इफ आई हैव 4 कॉरस्पॉन्डेंसेस, या इफ आई हैव एटलीस्ट 4 कॉरस्पॉन्डेंसेस, तो मैं ये होमोग्राफी जो है इसको एस्टिमेट कर सकता हूँ। जो अच्छा, कौन सी होमोग्राफी है ये? वो होमोग्राफी एस्टिमेट हो जाएगी जो इस 2 डिमेंशनल प्लेन, जो कि चेकर बोर्ड का प्लेन था, इधर से चीज़ों को उठा के मैप कर देती है इमेज के प्लेन पे। वो भी एक 2D प्लेन है, ठीक है। सो अब ज़रा मेरे साथ रहिएगा, जो भी मैं बात करने लगा हूँ इस वक्त, ये सिर्फ इस एक इमेज की बात कर रहा हूँ। मैं इन इमेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक इमेज की बात कर रहा हूँ। इस एक इमेज पे मेरे पास एक कॉरस्पॉन्डेंस आ गई, लेट्स से ये वाला पॉइंट इसका वर्ल्ड और इसका इमेज, ये वाला पॉइंट वर्ल्ड और इमेज, ये वाला पॉइंट वर्ल्ड और इमेज, ये वाला पॉइंट, ये जितने भी कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं आपको चेकर बोर्ड के,
इसके सारे कॉर्नर्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डेंसेस हैं, उनकी वर्ल्ड लोकेशन भी मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर यूनिट्स, और मुझे उनकी इमेज लोकेशंस भी पता है. सो आई कैन गेट अ लॉट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंसेस फ्रॉम वन इमेज, और उन कॉरस्पॉन्डेंसेस की बेस पे जो मैं होमोग्राफी एस्टिमेट करूंगा वो सिर्फ इस प्लेन से इमेज के प्लेन की मैपिंग होगी. आप लोग मेरे साथ हैं? यस ठीक है. सो ये जो भी मैंने ये पूरी स्लाइड इज फॉर वन इमेज ऑफ द चेकर बोर्ड. ओके, और उसकी बेस पे मैं डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्म अगेन, आप चाहते हैं कि हम ये दोबारा समझ लें, या आप इतना रिकॉल कर चुके हैं कि ये लेक्चर दोबारा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कॉरस्पॉन्डेंसेस अगर हों मेरे पास तो मैं होमोग्राफी एस्टिमेट कर लूँगा. कर लेंगे. ठीक है ना, ये रिवाइज कर वैसे लीजिए. भी याद आ गया जो हाँ, तो ये देख लीजिएगा होमोग्राफी का लेक्चर. ओके, अब हम कहाँ खड़े हैं? इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं. गिवन वन इमेज, आई कैन एस्टिमेट द होमोग्राफी, द 3x3 मैट्रिक्स जो इस प्लेन से पॉइंट्स को उठा के इमेज के प्लेन पे मैप कर देता है. ग्रेट, यानी उसके पिक्सल कोऑर्डिनेट्स दे देता है. ओके, अच्छा, वो ये तो आपने अपनी रेसिटेशन में देख लिया था कि वो MI जो पॉइंट से वो कौन से उठाने चाहिए, क्योंकि आप चेकर बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं. इट्स इजी उसके कॉर्नर्स एस्टिमेट कर लें, और कॉर्नर्स के अंदर भी एक ख़ास स्ट्रक्चर है. इसलिए मैं कहता था कि साइज़ उतना ज़रूरी नहीं जितना स्ट्रक्चर ज़रूरी है. स्ट्रक्चर इसलिए कि आई विल नो कि इसके साथ ये वाला कॉर्नर ये 1 यूनिट दूर होगा, ये वाला कॉर्नर 2 यूनिट दूर होगा, तीसरा चौथा, और ये फिर इस दूसरी डायरेक्शन में इतने दूर होंगे एंड सो. तो मेरे पास पूरा 2D स्ट्रक्चर एक आ जाता है. सो इसलिए उनकी लोकेशंस मालूम करना, उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम करना, इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अच्छा, अभी हमने किया क्या? एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के लिए मैंने होमोग्राफी एस्टिमेट कर ली. होमोग्राफी 3x3 का मैट्रिक्स था. उसका पहला कॉलम 3x1 का वेक्टर है, उसका दूसरा कॉलम 3x, उसका तीसरा कॉलम. ये जो होमोग्राफी हम लाए थे, अगर मैं 2 स्लाइड्स पीछे जाऊं, हमने किस चीज़ को होमोग्राफी कहा था? क्या हमने इस चीज़ को होमोग्राफी नहीं कहा था? क्या हमने इस चीज़ को होमोग्राफी नहीं कहा था? R1 R2 और T इस तरह प्लेस करें, K से मल्टीप्लाई करें, 3x3 रिजल्ट आएगा, वो हमारी होमोग्राफी होगी. अग्रीड? यस. ओके, अब हुआ ये है, जो 3x3 मैट्रिक्स था ना H, वो मेरे पास आ गया है नंबर्स की सूरत में, एस्टिमेट हो गया है. अब मैं वापस जाना चाहूँगा उस H को उठा के, अब मैं K, R1, R2 और T की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि R1, R2 और T क्या ये मेरे एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स नहीं थे, और K मेरा इंट्रिंसिक पैरामीटर्स था. अगर किसी तरीके से मैं H को उठाऊं जो नंबर्स में आ गया मेरे पास, और मैं R1, R2, T और ये K एस्टिमेट कर लूं, तो क्या कैमरा कैलिब्रेशन नहीं हो जाएगी मेरी? क्या मुझे कैमरा के इंट्रिंसिक पैरामीटर्स नहीं पता लग जाएंगे? रोटेशन के वेक्टर पता लग जाएंगे, ट्रांसलेशन पता लग जाएगी? डू यू एग्री विद दिस आइडिया? यस. सो H मेरे पास न्यूमेरिक फॉर्म में आ गया, और मुझे इतना भी पता है कि H1, H2 और H3 जो है वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं, यानी K इंटू R1 करूँगा तो ये H1 आ जाएगा, K इंटू R2 करूँगा तो ये H2 होगा, K इंटू T करूँगा तो ये H3 होगा. ये सारे नोन है वेक्टर्स, आई नो देम, आई डोंट नो एनी ऑफ दीज. ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये कंस्ट्रेंट आ गई. ठीक है, अग्रीड?
Yes, sir. और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है होमोजेनस, हम होमोजेनस स्पेस में काम कर रहे हैं। सो इनके स्केल ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन इन वेक्टर्स की डायरेक्शन वही होगी, जो डायरेक्शन के इनवर्स एच आई की होगी वही डायरेक्शन में आर आई कह रहा हूँ कि मेरे रोटेशन वेक्टर की डायरेक्शन वो है। स्केल ऊपर नीचे हो सकता है, साइज उसका। ओके, अब कुछ कंस्ट्रेंट्स अब जमा कर रहे हैं हम, ठीक है। एक तो ये कि के इनवर्स एच आई करेंगे तो रोटेशन मैट्रिक्स रोटेशन वेक्टर आ जाना चाहिए, पहला कॉलम रोटेशन वेक्टर का, रोटेशन मैट्रिक्स का। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, लेकिन किसके कॉलम है? रोटेशन मैट्रिक्स के। आपने जब 2D ट्रांसफॉर्मेशंस की थी, टू डी में, हम तो अभी 3D में हैं, पर ये R1 अगर पहला कॉलम है, ये R2 दूसरा कॉलम है, इनको ज़रा करें डॉट प्रोडक्ट R1 ट्रांसपोज R2। ये किया था आप लोगों ने, करके देखें ज़ीरो आता है कि नहीं। यस सर, ये 0 आएंगे। और R1 को अगर ट्रांसपोज कर दें अपने साथ ही, ये करें, ये 1 आता है कि नहीं अपने साथ डॉट प्रोडक्ट। Yes. इसी तरह R2 का नॉर्म भी 1 है। Yes. ये सारी बातें 3D में भी कैरी ओवर होती हैं। आपने 3D के मैट्रिसेस देख लिए हैं, रोटेशन मैट्रिसेस। मैंने जब कैमरा ज्योमेट्री कराई थी तो एक्स के अराउंड रोटेशन, वाई एक्सिस के अराउंड रोटेशन, जी एक्सिस के अराउंड रोटेशन, तीनों मैट्रिसेस लिखे थे, याद है आपको कि नहीं? यस सर। और अगर आप उन मैट्रिसेस पे भी जाएं और उनके कॉलम्स पे भी, उनके तो 3 कॉलम हैं, R1, R2, R3, उन पे भी अगर आप जाएंगे और ये सारा कुछ चेक करेंगे, R1 ट्रांसपोज R1 1 आ जाएगा, R2 ट्रांसपोज R2 1 आ जाएगा, R3 ट्रांसपोज R3 1 आ जाएगा, और किसी का भी किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी RI ट्रांसपोज RJ ये 0 आ जाएंगे। यानी आप 3D मैट्रिसेस में भी यही देखेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है रोटेशन मैट्रिसेस की। अग्रीड? राइट सर। सो मेरे पास ना कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं। एक कंस्ट्रेंट ये है कि जब मैं 1 को 2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा 0 आना चाहिए, ये मेरी कंस्ट्रेंट है। जब मैं आपस में, जब मैं खुद किसी को अपने साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो उसकी लेंथ 1 आनी चाहिए, नॉर्म 1 आना चाहिए, ठीक है, अपने साथ। मेरे पास 3 कंस्ट्रेंट्स आ गई हैं, 3 इक्वेशंस आ गई। 3 इक्वेशंस में आप मेरे साथ हैं, राइट? Yes, sir. अब पहली को देखते हैं। ऑल आई एम डूइंग इज, मुझे तलाश है R1 और R2 की, ये मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि R1 है क्या। R1 ये चीज़ है K इनवर्स H1। अग्रीड? R1 इज K इनवर्स H1। Yes, sir. K भी मेरे पास नहीं है पर H1 मेरे पास है। अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे K इनवर्स H1 डाल दूंगा, R2 जहाँ जहाँ आएगा वहाँ K इनवर्स H2 डाल दूंगा। सो द फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स H1 ट्रांसपोज K इनवर्स ट्रांसपोज, क्योंकि R1 का ट्रांसपोज लिया हुआ, मल्टीप्लाइड बाय K इनवर्स H2, ठीक है। Yes, sir. So this part was R1 transpose and this part was R2. This part is R1 transpose and this part is R1. This part is R2 transpose and this part is R2. और ये वही जो कंस्ट्रेंट थी कि ये 0 आना चाहिए, मैंने यहाँ 0 लिख दिया। ये कहता है 1 आना चाहिए, मैंने यहाँ 1 लिख दिया है। 1 आना चाहिए, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। All I've done is I've replaced Ri's by their formula, K inverse HI. ठीक? राइट सर। K का साइज क्या था? 3/3। K का साइज 3/3 था। K इनवर्स का साइज भी 3/3 होगा, K इनवर्स का, और मैं फिर उसका इन्वर्स करने के बाद ट्रांसपोज भी कर दिया, अभी भी साइज 3/3 होगा। और फिर उसको मैंने
फिर के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है। इन्वर्स करने से साइज तो नहीं चेंज होता ना। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी 3/3। अग्रीड? यस सर। और ये ही एक्सप्रेशन बीच में आ रही है, यहां भी के इनवर्स ट्रांसपोज इनटू के इनवर्स ट्रांसपोज। ये पूरी एक्सप्रेशन एक 3/3 मैट्रिक्स है। अग्रीड? यस सर। लेट्स कॉल दिस बी। जो भी मैट्रिक्स है ना, इसको मैं बी कह देता हूं। 3/3 का एक मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसमें खास बात है, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके अपने साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स कौन सा था? के इनवर्स। ऑल आई हैव डन इज, उसको मैंने ट्रांसपोज किया और अपने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी आप ये करते हैं, कोई मैट्रिक्स ए कह दें, चले ए ट्रांसपोज ए, दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ए इंटू ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये दोनों एक्सप्रेशन सिमेट्रिक होती हैं। हमारे केस में फिलहाल हम इसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बी है ना मेरे पास, के इनवर्स ट्रांसपोज के इनवर्स, ये सिमेट्रिक भी होगा, ये पॉजिटिव डेफिनेट भी होगा। और चूंकि ये सिमेट्रिक है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है कि b के डायगोनल पे कोई वैल्यूज़ हैं, b11, b22, b33, और जो ऑफ डायगोनल हैं वो तो सिमेट्रिक होंगी। ये b12 है, ये भी b12 है, ये b13 है, ये भी b13 है, ये b23 है, ये भी b23 है, ठीक है। सो b के अंदर असल में कितने फ्री पैरामीटर्स हैं अगर ये सिमेट्रिक है? हाउ मेनी फ्री पैरामीटर्स? 3. फ्री, दे आर नॉट फ्री। ये जो 3 है ये फ्री नहीं है, ये तो कंस्ट्रेंड है। इन्हें तो वही होना पड़ेगा जो ऊपर ब्लू वाले हैं। फ्री 6 फ्री पैरामीटर्स। आई हैव 6 फ्री पैरामीटर्स। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि मैं क्या गेम खेलने लगा हूं। मुझे तलाश किस चीज़ की है? मेरा असल मकसद क्या है? के को ढूंढना, R1 को ढूंढना, R2 को ढूंढना, T को ढूंढना। ये इससे मेरी कैलिब्रेशन होती है। ये मेरे पैरामीटर्स हैं कैमरा के। ये जो 3 इक्वेशंस आ गई हैं, इनमें H1, H1, H2, ये सारे जो H हैं, H1 और H2, ये मेरे पास नंबर्स की सूरत में आ गए हैं क्योंकि मैंने होमोग्राफी एस्टिमेट की हुई थी। के की मुझे तलाश है, पर मेरे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। ये कोई कंस्ट्रेंट्स हैं के ऊपर कि के ऐसा होना चाहिए कि इस इक्वेशन में डालूं तो 0 आए, इस इक्वेशन में डालूं तो 1 आए, इस इक्वेशन में डालूं तो 1 आए। के पे कंस्ट्रेंट्स आ गई हैं। आई कैन एस्टिमेट के, और वो जो के है उसको मैंने, क्योंकि ये के इनवर्स ट्रांसपोज के इनवर्स की शक्ल में आया हुआ है, मैं बी इसको कह देता हूं। अब होगा क्या, मैं इन इक्वेशंस को बी की फॉर्म में लिखूंगा, बी को एस्टिमेट करूंगा, और जब बी एस्टिमेट हो जाएगा तो बी के अंदर से के निकाल लूंगा, क्योंकि बी जो है वो इस तरह से बना होता है। ये बाद में देखते हैं कि बी जब आ जाएगा तो के कैसे निकालना है, बाद में देखते हैं। पर डू यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल गेम दैट वी आर प्लेइंग, कि हम बी एस्टिमेट करेंगे। यस। चलूं आगे? Yes. ओके, सो अब बहुत की यहाँ पे पॉइंट है, फॉर ईच होमोग्राफी, which means that now I have jumped to each image of the checkerboard। पहले तो मैं एक इमेज की बात करता था, आप लोग इस बात से एग्री कर रहे थे ना कि एक इमेज के लिए मैं एक होमोग्राफी निकाल लेता हूं। Yes. अब मैं हर चेकर बोर्ड की इमेज के लिए
एक होमोग्राफी पहली इमेज के लिए निकाल ली, एक होमोग्राफी इस इमेज के लिए निकाल दी जो इस प्लेन से इमेज प्लेन पे मैप करता है, एक होमोग्राफी इस प्लेन से इमेज प्लेन पे मैप करती है, एक होमोग्राफी इस प्लेन से इमेज प्लेन पे मैप करती है। और जितनी भी इमेजेस है हर एक के लिए एक होमोग्राफी, हर एक के लिए एक 3x3 मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है। मेरे साथ हैं आप लोग? Yes, sir. अच्छा, लेकिन मैं हर एक के लिए करूंगा। अभी मैं सिर्फ एक की बात पे वापस आ गया हूं, फिर से मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं। अभी ये वो जो पिछली 3 इक्वेशंस थी ना, क्या ये H1 ट्रांसपोज B इंटू H2 इक्वल 0 ये नहीं लिखा हुआ? ये B है ना, Yes, sir. और ये है H1 ट्रांसपोज B इंटू H1, ये 1 आना चाहिए। H2 ट्रांसपोज B इंटू H2 ये भी 1 आना चाहिए, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, ये 3 कंस्ट्रेंट्स को ही मैं इस स्लाइड पे लिख रहा हूँ। पहली वाली थी H1 ट्रांसपोज B H2 ये 0 आना चाहिए, और जो बाकी दोनों हैं उनकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए थी। दोनों 1 थे ना, H1 ट्रांसपोज B H1 ये 1 होना चाहिए था, H2 ट्रांसपोज B H2 ये भी 1 होना चाहिए था, 1 - 1 0 होना चाहिए। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, 2 कंस्ट्रेंट्स। ठीक, Yes, sir. ये 2 कंस्ट्रेंट्स आई हैं मेरे पास फॉर इमेज। यहाँ अगर मैं ऊपर ये डाल दूँ, ये है फॉर द आयत इमेज। इमेज नंबर आई, इमेज आई। ये होमोग्राफी कहाँ से आई थी? आयत इमेज की होमोग्राफी थी। अच्छा, ये नोट, ये बताइए, बड़े सटल पॉइंट्स हैं, आपको गौर से सुनना चाहिए। ये बताइए कि K जो है ये इंटरनल पैरामीटर्स से बना था, इंट्रिंसिक मैट्रिक्स था। Yes, sir. इसका रोटेशन, ट्रांसलेशन यानी एक्सट्रिंसिक के कैमरा कैसे रखा हुआ है आपने, चेकर बोर्ड की ओरिएंटेशन क्या, उन पे तो डिपेंड नहीं करता कि तो कैमरा के अंदर के पैरामीटर्स हैं। अग्रीड? Yes, sir. तो कैमरा के जो अंदर के पैरामीटर्स हैं, अगर मैं इस तस्वीर को देख रहा हूं, क्या कैमरा के अंदर के पैरामीटर्स फर्क होंगे वर्सेस जब मैं इस तस्वीर को देख रहा हूं, जब आपने प्लेन को बाहर से ऐसे टिल्ट कर दिया? No, sir. वो same रहेंगे. हाँ, कैमरा के इंटरनल पैरामीटर्स तो कांस्टेंट हैं, चाहे आपने 3D में प्लेन ऐसे रखा था या प्लेन ऐसे या ऐसे या ऐसे। K इज कांस्टेंट फॉर ऑल 4 होमोग्राफीज। जो भी आपने होमोग्राफी एस्टिमेट की है, K तो सेम होगा, विच मीन्स कि पहली होमोग्राफी में भी ये वही K है जो दूसरे प्लेन की होमोग्राफी के लिए K होगा, वो भी वही होगा, तीसरे प्लेन की होमोग्राफी के लिए K वो भी यही होगा, और उसको मैं B कह रहा हूँ जो K इनवर्स ट्रांसपोज K। सो B विल बी कांस्टेंट। सो आयत होमोग्राफी, ठीक है, ये अब गौर से, आयत होमोग्राफी विल सेटिस्फाई these 2 equations, यानी the first homography will satisfy these 2 equations with this B. The second homography will satisfy its own 2 equations with the same B. The third homography will satisfy its own 2 equations with the same B. इसका मतलब है कि अगर मेरे पास बहुत सारी होमोग्राफीज हैं, उनमें ये तो नोन्स है, हर होमोग्राफी का ये H1 और H2 तो नोन है, मुझे एस्टिमेट किए होंगे, B का नहीं पता मुझे, पर इफ आई हैव मोर इक्वेशंस देन अननोन्स इन B तो मैं B एस्टिमेट कर लूँगा। मैं अब इसको टू सेव टाइम मैं इसका शॉर्टकट करने लगा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी इक्वेशंस है ना, इनको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं। और ये रीअरेंजमेंट मेरे ख्याल में हमने जब होमोग्राफी का लेक्चर किया था, जब ट्रांसफॉर्मेशंस के लेक्चर किए थे, तो आपको याद होगा हम हर बार ही करते थे, हम अपने अननोन्स का वेक्टर बनाते थे एक। डू यू रिमेंबर? ये B मेरे अननोन्स का वेक्टर है। डू यू रिमेंबर दिस? Yes, sir. और जो भी नोन चीज़ें थी, क्योंकि ये इक्वेशंस है ना, ये B में लीनियर इक्वेशंस है,
देयरफॉर मैं इनको इस तरह करके लिख सकता हूँ एज ए लीनियर सिस्टम। जो भी मेरी नोन चीज़ें थी ना H1 और H2 हर होमोग्राफी के, उनको मैं V के अंदर डाल दूंगा, कोई बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा। और मेरा जो अननोन्स का वेक्टर है B, उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ राइट साइड पे जीरोस थे। और मेरे अननोन्स का वेक्टर B, मेरे अननोन्स थे कितने, ये जो अपर ट्रायंगल था ना B का, ये सिर्फ वो है अपर ट्रायंगल जो ब्लू में थे, 6, ये अपर ट्रायंगल है। B11, 12, 13, 22, 23, 33, ये वही है। B11, 12, 13, 22, 23, 33। सो ये वो अननोन्स है। और ये भी हमने DLT जब किया था, होमोग्राफी एस्टिमेट जब की थी, तो हमने कहा था कि इस तरह का होमोजेनस सिस्टम जो होता है, इसकी सोल्यूशन B वो SVD, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन से फाइंड की जा सकती है। ठीक है, ये आप यानी ये कैसे सॉल्व करना है, ये हमने पिछले लेक्चर में किया। ठीक है, सो इसका मतलब मुझे B पता लग गया है, कैपिटल B, क्योंकि अगर ये पता लग गया तो कैपिटल B फॉर्म हो गया। अब अगर कैपिटल B पता है और मुझे K चाहिए, ठीक है, वेल इधर से देखते हैं कि K था क्या, K इनवर्स ट्रांसपोज इंटू K इनवर्स, ये था B। इसको वापस लिखते हैं यहाँ पे, B है क्या, B इक्वल्स K इनवर्स ट्रांसपोज इंटू K इनवर्स। ओके, K कैसा मैट्रिक्स था, अगर हम शुरू की स्लाइड में जाएं, K के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये पर्पल मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स है, डायगोनल है, आइडेंटिटी है, क्या है ये, क्या कहेंगे इसको, ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगल, एब्सोल्युटली, K इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के नीचे 0 0 0 है। ओके, अपर ट्रायंगुलर है। B मेरे पास आ गया, सिमेट्रिक है, और K इस तरह की चीज है। देयर इज समथिंग कॉल्ड चोल्स्की डीकम्पोजिशन। चोल्स्की डीकम्पोजिशन कहती है कि आप मुझे B दे दें सिमेट्रिक, मैं आपको B इस तरह से बना के दे दूंगा, मैं आपको एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दूंगा, इस तरह का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा कि अगर आप उसको अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास B आ जाएगा दोबारा। ठीक है, ये मुझे इस तरह लिखना नहीं चाहिए था, रियली मुझे जो लिखना चाहिए था वो ये है, Cholesky decomposition of B gives me a lower triangular matrix L such that B can be written as L into L transpose। ठीक है, let's remove this, ये सही नहीं है। ठीक है, और ये जो L है ये लोअर ट्रायंगुलर है, इसे मैंने L इसका नाम रखा है। नाउ लेट्स अस्यूम कि चोल्स्की डीकम्पोजिशन जो है वो पाइथन में हो जाएगी। ठीक है, कोई रूटीन होती होगी, हम ये फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो लेट्स अस्यूम कि मेरे पास L आ गया। अगर L आ गया है तो क्या आप लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं कि देयरफॉर K जो मुझे चाहिए था, K जो कि इसको सेटिस्फाई करता था, दैट मस्ट बी इक्वल टू L इनवर्स ट्रांसपोज। कैन यू वेरीफाई दिस? ये मुझे भी मुश्किल लगता है। वैसे मुझे इतना पता है, मैंने डीकम्पोजिशन की, B की बजाय मेरे पास L आ गया सच दैट कि L इंटू L ट्रांसपोज करूँ तो B आ जाता है। लेकिन B तो ये भी था K इनवर्स ट्रांसपोज इंटू K इनवर्स, है ना। और यहाँ से
इन्वर्स कोई लेना पड़ेगा। आई थिंक ये इस तरह करके कुछ बात शायद बन जाए, यानी मैंने दोनों साइड्स का इन्वर्स कर लिया, ठीक है। और अब जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो शायद आपके पास ये आ जाएगा, यानी मैं अब करता नहीं हूँ, डैश्ड एरो लगा दिया है, आपको हिंट दे दिया कि इफ़ यू प्रोसीड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स यू विल रीच दिस, और के ही तो मुझे चाहिए था, ठीक है। मैं अभी छोड़ देता हूँ, पर अपने टाइम पे ये कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टेप बैक। हुआ क्या, मेरे पास बहुत सारी होमोग्राफीज थी, हर इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग कोई होमोग्राफी थी। हर होमोग्राफी जो है वो दो इक्वेशंस उसने सेटिस्फाई करनी थी, टू इक्वेशंस इन बी। उन इक्वेशंस को मैंने एज अ बिग, सारी इक्वेशंस को फॉर ऑल द चेकर बोर्ड इमेजेस, उनको आई रोट देम डाउन एज अ बिग होमोजेनस लीनियर सिस्टम। होमोजेनस लीनियर सिस्टम वो होता है जिसमें राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होता है। इसकी जो सोल्यूशन है वेक्टर बी, वो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से आ जाता है। बेसिकली आइगन वेक्टर होगा, प्रॉब्ली वी ट्रांसपोज वी का आइगन वेक्टर होगा ये, सबसे छोटी आइगन वैल्यू वाला। एनीवेज ये आप डीएलटी के लेक्चर में देख सकते हैं। और वंस यू हैव बी देन यू परफॉर्म अ चोल्स्की डिकम्पोजिशन ऑफ बी, वो आपको एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल दे देती है, और के जो है उस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स ट्रांसपोज है, ठीक है। सो मेरे पास इंट्रिंसिक पैरामीटर्स आ गए हैं। दिस 3x3 मैट्रिक्स इज नोन। कैमरा कैलिब्रेशन का एक पार्ट हो गया है, मेरे पास के आ गया है। अब सिर्फ क्या रह गया है, रोटेशन और ट्रांसलेशन, एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स रह गए, ठीक है। चोल्स्की डिकम्पोजिशन को मैं ये आप वैसे भी देख सकते हैं, पर चोल्स्की डिकम्पोजिशन हमारा भी वैसे 3x3 मैट्रिक्स ही है, कि अगर कोई मैट्रिक्स बी है और आपने उसकी चोल्स्की डिकम्पोजिशन करनी है तो बी तो आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है। तो ये जितनी भी ब्लू एंट्रीज हैं यहाँ पे, द ब्लू एंट्रीज आर नोन, क्योंकि बी आपको किसी ने दिया था, कहा था इसकी चोल्स्की डिकम्पोजिशन करो, तो ब्लू एंट्रीज आर नोन। यू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एल मैंने बनाना है, ये पहले ही पता है मुझे। लेट्स लुक एट दिस एंट्री ब्लू ऑलरेडी नोन डिवाइडेड बाय L11 तो मैंने अभी बनाई थी। लुक एट दिस एंट्री B31 ऑलरेडी नोन डिवाइड बाय L11 तो मैंने अभी बनाई थी। सो अगर मैं ये पहले सेट कर लेता हूँ, इटरेटिवली मैं ये रो बना सकता हूँ, तो पहला पूरा कॉलम बना लूँगा। देन आई गो टू द सेकंड कॉलम, दिस इज नोन L21, दिस इज L21 अभी ये निकाला था पिछले स्टेप में। सो पॉइंट इज कि ये जो चोल्स्की डिकम्पोजिशन है ये इटरेटिवली पूरा मैट्रिक्स बना देगी। आप चाहे कॉलम वाइज चल लें, चाहे रो वाइज चल लें, आप ये बना लेंगे। और अगर आप एग्जैक्ट फार्मूला चाहते हैं कि एल की एंट्रीज कैसे कंप्यूट होंगी, तो ये फार्मूला भी आपके सामने। ये मैं बस आपको कंप्लीटनेस के लिए बता रहा हूँ, वरना आप पाइथन की कोई भी नमपाई में या साईपाई में कोई भी लीनियर अलजेब्रा करने वाली लाइब्रेरी, कोई पैकेज उठा लें, वो आपको चोल्स्की डिकम्पोजिशन दे देगा। वंस के इज फाउंड, अब हम एक्सट्रिंसिक भी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि k इंटू एच, क्या मुझे ये एक्सट्रिंसिक k इन्वर्स इंटू एच, k इन्वर्स मेरे पास मौजूद है, होमोग्राफी मैंने एस्टिमेट की हुई है, किसी एक प्लेन की बात कर लेते हैं, किसी एक इमेज की, उसकी होमोग्राफी मुझे पता है, k इन्वर्स मैंने निकाल लिया सबके लिए। ये मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। जब H1 से करूँगा R1 आ जाएगा, H2 से करूँगा R2 आ जाएगा। वेल दैट सिंपल। इसका मतलब मेरे पास R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, और k इंटू टी ये H3 देता था, तो इसका मतलब है k इन्वर्स इंटू H3 करूँगा, T भी आ जाएगा, k इन्वर्स T भी आ जाएगा। और ये सारे अप टू स्केल होंगे, इससे मैंने होमोजेनस रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। लेकिन ये याद रखें, ये अब जब मैं एक्सट्रिंसिक की बात करता हूँ, बी वेरी केयरफुल, जब मैं एक्सट्रिंसिक की बात करता हूँ तो मैं किसी एक इमेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपने ये इमेज खींची थी, इस इमेज में आपने कहा था वर्ल्ड ओरिजिन ये पॉइंट है,
इस इमेज में वर्ल्ड ओरिजिन इस पॉइंट को कहा था, ये तो चेंज हो गया है। इस इमेज में वर्ल्ड ओरिजिन इसको कहा हुआ है, इस इमेज में वर्ल्ड ओरिजिन इसको कहा हुआ है, ये 3D में चेंज होते जा रहे हैं। यानी जब आप वर्ल्ड ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो आप किसी एक इमेज की बात कर रहे हैं, इनमें से किसी एक की इमेज की बात कर रहे हैं। और सो अस्यूमिंग कि आपने ये वाली इमेज उठाई है तो आप इस इमेज की होमोग्राफीज उठाएंगे आप। तो जो अगली स्लाइड में दिखा रहा हूं उसमें लेट्स जस्ट गो बैक टू दिस इमेज। ओवर हियर यू टॉकिंग अबाउट जस्ट द फर्स्ट कैलिब्रेशन इमेज, और उसके लिए जो होमोग्राफी आई थी H1, H2, H3, K तो कॉमन था सब में, ये मल्टीप्लाई करें आपके पास R1, R2 और T आ जाएंगे। ये रोटेशन मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं, और रोटेशन मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं ना 3x3 जो R आपके पास आता है, उसमें अगर ये R1 कॉलम है, ये R2 अगर कॉलम है, ठीक है, R1 का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करते हैं R2 से तो आपके पास R3 आ जाता है, तीसरा कॉलम, ये खुद ही आ जाएगा। यू ओनली नीड टू फाइंड R1, R2। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये निशानी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम इधर पॉइंट करता है, दूसरा अगर इधर करता है, तो तीसरा उनके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है। ये सारे आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। तो तीसरा लेट्स से इस तरह होगा, इससे भी 90 डिग्री और इससे भी 90 डिग्री, ये क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा R3, और ये वैसे ही ऑर्थोगोनल होते हैं आपस में। तो एवरीवन इज ऑर्थोगोनल टू एवरीवन, व्हिच मीन्स कि क्रॉस प्रोडक्ट से ये आ जाएंगे, ठीक है। अगेन इनके साइजेस, ये रोटेशन मैट्रिक्स, इनके नॉर्म अभी 1 नहीं हुए, हर एक का नॉर्म 1 होना चाहिए। R1, R2, R3 इनकी लेंथ 1 होनी चाहिए, अभी नहीं है, अभी सिर्फ इनकी डायमेंशंस आई हैं, डायरेक्शंस आई हैं मेरे पास। तो अगर मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा तो फिर ये सही R के कॉलम्स बन जाएंगे। चलें, ये पॉइंट्स मैं आपके समझने के लिए छोड़ देता हूँ कि चूँकि R1 और R2 इस होमोग्राफी से एस्टिमेट हुए हैं और K सेम था, चूँकि K इन्वर्स ये सेम है जिससे R1 और R2 आए हैं, इनके जो स्केल जो है ना इनका, वो सेम स्केल होगा। यानी जो लेंथ R1 की होगी वही लेंथ R2 की होगी। तो वो जो भी है कॉमन उनकी लेंथ, R1 की लेंथ निकाल लें, उसको M कहते हैं, R1 की लेंथ को M कहते हैं। अगर आप R2 की लेंथ निकालेंगे ना, वो भी M ही निकल आएगी, ठीक है। और नॉर्मलाइज कैसे करते हैं आप वेक्टर को? लेंथ से डिवाइड करके, है ना। Yes, -100। तो यहाँ पे मैंने अब ये किया है कि जो मेरे रोटेशन वेक्टर है R1, वो जो पहले R1 आपके पास आया था यहाँ से, ये जो R1 आया इसको M से डिवाइड करते हैं। M क्या है? लेंथ ऑफ R1। और अगर आप M इस तरह से निकाल लेते लेंथ ऑफ R2, ये भी बराबर आने थे, ठीक है। बहरहाल इस कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप किसी की भी लेंथ, आप ऐसा करें R1 को R1 की लेंथ से डिवाइड कर दें, R2 को R2 की लेंथ से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मलाइज होते हैं, यूनिट वेक्टर तो ऐसे ही बनते हैं ना। M की बात करें, मैं बस बता रहा हूँ कि ये कॉमन होंगे। और अगर ये नॉर्मलाइज हो चुके हैं, R1 भी अगर नॉर्मलाइज्ड है, R2 भी अगर नॉर्मलाइज्ड है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये यूनिट वेक्टर ही आएगा, इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है अगर ये पहले से नॉर्मलाइज्ड है। अगर नॉर्मलाइज नहीं थे तो फिर इसको भी बाद में नॉर्मलाइज कर लीजिएगा। एनीवेज R1, R2, R3 आ गए, और T भी आ चुका है आपके पास, उसको भी नॉर्मलाइज करना ज़रूरी था, M से डिवाइड किया। तो क्या मेरे पास R पूरा मैट्रिक्स नहीं आ गया और T पूरा नहीं आ गया? क्या मेरे पास ये 3/4 एक्सट्रिंसिक मैट्रिक्स नहीं आ गया, जिसमें बस अभी मैंने नीचे 0 0 0 1 नहीं डाले, वरना 4/4 आ जाता। अग्रीड, आई हैव द एक्सट्रिंसिक मैट्रिक्स। Yes, sir. लेकिन आई विल रिपीट कि जहाँ K सारी इमेजेस के लिए था, जितनी भी कैलिब्रेशन की इमेजेस थी आपके पास, उन सब के लिए इंट्रिंसिक तो कॉमन थे, लेकिन ये जो एक्सट्रिंसिक आए हैं ना,
R और T, ये पहली इमेज के लिए R1 T1 अलहदा होंगे। अगर आप दूसरी इमेज में जो ग्रिड पड़ी कैलिब्रेशन बोर्ड पड़ता उसके किसी कॉर्नर को वर्ल्ड ओरिजिन कहना चाहते हैं तो फिर उसके लिए R2 और T2 फ़र्क होगा, एंड सो ऑन, RN TN। तो वो जब भी आपको इमेज चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपके एक्सटेंसिव होंगे। ठीक है जी। आप ये भी कर सकते हैं, आप कहें कि मैंने बस अपनी पहली इमेज को चूज़ कर लिया, यही मेरी वर्ल्ड ओरिजिन था, ख़त्म हुई बात। फिर आप कहेंगे कि ये मेरा जो कैमरा है उसमें ये K है, ये R है और ये T है। वो कोई जो भी आपने चूज़ की होगी, मैं आयत कह देता हूँ, आयत कैलिब्रेशन इमेज चूज़ की होगी, और ये आपके पास P आ जाएगा। टेक्निकली P आए कहना चाहिए क्योंकि ये आयत कैलिब्रेशन ग्रिड के हिसाब से इसके एक्सट्रिंसिक थे। एक्सट्रिंसिक आए, ठीक है जी। और वंस यू हैव दिस इंफॉर्मेशन कि आपने अगर कैमरा कैलिब्रेट कर लिया ना, तो देखें ये जो कैलिब्रेटेड कैमरा है, जब भी मैं कहता हूँ कैलिब्रेटेड कैमरा, इट मीन्स दिस 3x4 मैट्रिक्स P। हाँ, इधर गया। जब भी आपके पास कैलिब्रेटेड कैमरा है तो यू हैव एन इंटरफेस बिटवीन द 2D इमेज एंड द 3D वर्ल्ड। इस इंटरफेस को एक्सप्लॉइट करके आप 2D इमेजेस को ऑगमेंट कर सकते हैं, उसमें एडिशनल चीज़ें डाल सकते हैं जो कि 3D की रियलिटी होगी लेकिन फॉल्स। इट विल बी अ फॉल्स रियलिटी इन 3D, ठीक है, और वो 2 डिमेंशनल इमेजेस पे मैप हो जाएगी P के थ्रू, ठीक है। इसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, यानी इट्स नॉट रियली रियल, बट आप अस्यूम ये करते हैं कि 3D में एज इफ दिस रियलिटी एग्जिस्टेड, और अगर वो होती तो 2D में कैसी नज़र आती। सो यहाँ पे मेरे पास एक कैलिब्रेशन ग्रिड है, और कैलिब्रेशन ग्रिड के हिसाब से मैंने अस्यूम किया कि ग्रिड के ऊपर एक क्यूब पड़ा था, एक फ्लां साइज का, फ्लां डिमेंशंस का क्यूब पड़ा था, और मैंने उसकी तस्वीर अगर खींचता तो वो तस्वीर ऐसी आती। वो तस्वीर मैंने ड्रॉ कर दी है, जबकि क्यूब असल में नहीं पड़ा था। दिस इज हाउ ऑगमेंटेड रियलिटी वर्क्स, ठीक है। दिस इज जस्ट अ फ्लेवर ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। सो एक प्रॉमिस शायद इस कोर्स का मैंने पूरा कर दिया। मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था कि मैंने पाकिस्तान सुपर लीग PSL की क्या कहते हैं उसे, ओपनिंग सेरेमनी दिखाई थी, और उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई थी, और मैंने कहा था मे बी विल टच ऑन दीज थिंग्स। सो हेयर आई हैव स्लाइटली टच्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी। ये पूरा एरिया है, कंप्यूटर ग्राफिक्स इसमें चाहिए, ठीक है। सो इन समरी हमने देख लिया कि एक कैमरा कैसे कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जब उसको 3x4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे लिखा होता है। एक चेकर बोर्ड देते हैं आप, उसकी मल्टीपल इमेजेस खींचते हैं, लेकिन चेकर बोर्ड का स्ट्रक्चर नोन होना चाहिए ताकि आप 3D पॉइंट्स उस पर मेजर कर सकें, और इमेज में उन 3D पॉइंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग 2D पॉइंट्स होंगे, वो कॉर्नर डिटेक्शन से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने लीनियर अलजेब्रा यूज़ की, सिंगल वैल्यू डीकॉम्पोजिशन, चोल्स्की डीकॉम्पोजिशन, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये पूरे का पूरा सारा जो काम था ना, ये कैमरा कैलिब्रेशन थी लीनियर मेथड्स के थ्रू, सारा लीनियर था सारे का सारा काम। लेकिन कैमरा के अंदर ऐसे में लेंस होती है, और लेंस की वजह से आपकी इमेजेस में कुछ डिस्टॉर्शंस आई होती हैं, कुछ नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। देखें, जो P हमने कहा था 3x4 मैट्रिक्स, ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी जितना ज्योमेट्रिक काम था कैमरा के से तस्वीर बनने का, उसमें जितने लीनियर पार्ट थे वो हमने अभी तक कवर किए थे कैमरा ज्योमेट्री में भी। लेकिन असल में जब तस्वीर बनती है लेंस में से गुजरने के बाद, तो उसमें कुछ ना कुछ नॉन लीनियर काम हो रहे होते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक नॉन लीनियर जो इफेक्ट होता है तस्वीरों में, वो होता है रेडियल डिस्टॉर्शन। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आपको हल्की सी एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की लाइन सीधी होती है, राइट।
सो अगर मैं बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने पे लाइन ड्रॉ करूं, डू यू सी कि वो बिल्डिंग की लाइन सीधी नहीं नजर आ रही? Yes, sir. सिवियर किस्म की रेडियल डिस्टॉर्शन है, एंड यू कैन सी दिस ऑल ओवर। इस कोने से सिवियर रेडियल डिस्टॉर्शन, वी डोंट नोटिस इट क्योंकि हमें आदत हो गई है इमेजेस को ऐसे देखने की, पर असल में कैमराज में स्पेशली आपके जो सर्वेलेंस कैमराज होते हैं, दूर जो देख रहे होते हैं, अच्छी खासी रेडियल डिस्टॉर्शन आ जाती है सीन्स में। तो दैट्स अ होल अदर इशू। और अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन P अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन P प्लस ये जो डिस्टॉर्शन वाला काम भी अगर करना है नॉन लीनियर, ये अब आपका जो पूरा इमेजिंग का जो प्रोसेस है वो लीनियर से हट के नॉन लीनियर हो जाएगा हल्का सा, और तो फिर देन यू गो टूवर्ड्स नॉन लीनियर कैमरा कैलिब्रेशन। ठीक है, ये हमने अभी नहीं किया, पर आपको बेसिक्स पता लग गई कैमरा कैलिब्रेशन की। ठीक है, नॉन लीनियर कैमरा कैलिब्रेशन में ये वाले पैरामीटर्स तो ऐसे ही होंगे जैसे हैं अभी, डिस्टॉर्शन के भी कुछ नए पैरामीटर्स होंगे, उनकी वजह से काम नॉन लीनियर हो जाता है और आपका एल्गोरिथम ज़रा फ़र्क किस्म के डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो या यू शुड जस्ट नो कि हमने कैमरा कैलिब्रेशन में कहाँ तक हमने पढ़ लिया है और क्या चीज़ें हमें नहीं पता। ठीक है, दैट्स द लेक्चर फॉर टुडे।